गुड मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने CUET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे। बाकी के क्वेश्चंस हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है 100 ओम एंड 200 ओम, जो कि आपस में कनेक्टेड है किससे, सीरीज से। और उनमें वो जो वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्टेज है। हमें डायग्राम दिया हुआ है इनका। हमें इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर हमें टोटल वोल्टेज निकालना है। ये हमें क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है। हमें यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल आई आर। क्या होता है? V इक्वल आई आर। V इक्वल आई आर। पर ये होगा कैसे, अभी देखते हैं। हमें यहाँ पर 100 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर 200 और 200 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब दो सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो अपन डायरेक्ट कर देंगे 200/2 इक्वल 100। यह रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास 100 ओम का, और यहाँ पे सीरीज में 100 ओम अपने पास कनेक्टेड है। दोनों 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा हमारे पास? 200। ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास टोटल पूरे डायग्राम का। अब इसमें हमारे पास टोटल करंट कितना आएगा? V इक्वल आई आर। आई बराबर V अपॉन आर। हमारे पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 200 ओम। कितना है हमारे पास करंट? 1/10। लेकिन हमें पूछा गया वो कि इस वाले रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज क्या होगा? V इक्वल आई आर। करंट कितना आया? 1/10। और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी थी? 200 ओम 200 ओम, दोनों पैरेलल में। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो 100 ओम कितना आया? 10 ओम। कौन सा आंसर हमारे पास? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए। हमारे पास क्या है? करंट निकाला मैं इस वाले रेजिस्टेंस से 4/3 ओम से, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कहाँ पर? दो सेल में दिए हुए हैं। एक सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट, एक 1 वोल्ट का सेल। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और 2 ओम। देखते हैं। हमारे पास एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें ये दिया हुआ है। यहां तक क्वेश्चंस में दिया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? 4/3। और सेल की वैल्यू 2 वोल्ट, एक 1 वोल्ट। 4/3 ये दिया हुआ है। 2 वोल्ट का एक सेल ये दिया हुआ है और 1 वोल्ट का एक सेल ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। क्या? 2 वोल्ट का एक सेल, 1 वोल्ट का एक सेल और 4/3 वोल्ट का एक सेल। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम, हाँ 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, कितनी है? 1 ओम एंड 2 ओम। तो मुझे यहाँ पर टोटल करंट फाइंड आउट करना है इस वाले रेजिस्टेंस पे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे टोटल करंट कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी? जब दो सेल में सेल के अंदर टोटल करंट कैसे निकालते हैं अपन? आई इक्वल ई इफेक्टिव अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। पता है इसका? आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू हमें दी हुई है, और ई इफेक्टिव अपन निकालेंगे। तो ई इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और स्मॉल R1 और R2 क्या है यहाँ पे हमारे पास? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो E इफेक्टिव इक्वल E1 कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। R2 कितना दिया हुआ है? 2।
प्लस E2 कितना है 1 वोल्ट और R1 क्या है 1 इंटू 1 अपॉन R1 R2 की वैल्यू क्या है 1 and 2 1 प्लस 2। इसको अपन सोल्व करेंगे कितना है 4/3। यहां तो कोई डाउट? अब अपन R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो इधर देखते हैं। R इक्विवेलेंट, दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास कहां कनेक्ट है पैरेलल में, तो पैरेलल में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल क्या आएगा अपने पास R1 R2 क्या है 1 2 1 प्लस 2 कितना आया 2/3। यहां तक आया समझ में? अब R इक्विवेलेंट और E इफेक्टिव वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे, अपना आंसर निकल जाएगा। चलो पुट करते हैं वैल्यू। अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं E इफेक्टिव कितना है मेरे पास 4/3 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है मेरे पास 2/3 प्लस यहां पे 5 2 इंटू 2 4 और 1 1 5/3 तो यहां पे आएगा 5/3 और 2/3 प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 4/3 तो ये 5/3 ये 3 6 2 5/6 ये क्या है टोटल करंट 5/6 कौन सा क्वेश्चन से 5/6 ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में? आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा अपने पास ये, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसका ये है। या आप किताब से डायरेक्ट लॉजिक वाइज क्वेश्चन उठाया गया है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अपना। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अपने पास 3 मैग्नेटिक मटेरियल आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, हमारे पास 3 मैग्नेटिक मटेरियल हमें दिए हुए हैं। 3 मैग्नेटिक मटेरियल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब हमें क्वेश्चंस में बोला गया है कि इन सभी मटेरियल को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। किसके अकॉर्डिंग? इनकी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। किसकी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, इसके अकॉर्डिंग हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मटेरियल है। पहला कौन सा है पैरामैग्नेटिक, दूसरा कौन सा है डायमैग्नेटिक और तीसरा कौन सा है फेरोमैग्नेटिक। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी किसकी होती है सर? सबसे ज्यादा तो फेरोमैग्नेटिक होती है, उसके बाद में पैरामैग्नेटिक की होती है, उसके बाद में डायमैग्नेटिक की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी? फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक की। दूसरी क्या होगी फिर? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और तीसरी क्या होगी? डायमैग्नेटिक। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी फेरोमैग्नेटिक, फिर होगी पैरामैग्नेटिक, फिर होगी डायमैग्नेटिक। लेकिन हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो आपने किया होगा सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सी है, सी किस पे आ रहा है? इस पे आ रहा है सी, तो आपने सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया होगा। ठीक है, और आपका गलत हो गया होगा। फिर आपने कहा होगा सर हमने तो सही किया था, आंसर की गलत है, हमारा क्या दोष है इसके अंदर। पर इसमें अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम किसकी आएगी अपने पास? डायमैग्नेटिक की। सबसे कम किसका होगा? डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक किस पर है? ए पे। पैरा किस पे है? बी पे। डायमैग्नेटिक बी पे, पैरामैग्नेटिक ए पे और फेरोमैग्नेटिक सी पे। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? ऐसे जमाना है मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे चलते हैं अपन, आ जाओ। और इस क्वेश्चन पे आप लगा लो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आएगा या तो आपको इनकी वैल्यू देके टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर अगर टोटल लेंथ देंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको देखते हैं अपन। हमारे को बोला है कि टू इन्फिनिटिवली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2, जो कि उनके बीच की डिस्टेंस है D। हमारे पास दो क्या है, करंट पैरेलल करंट कंडक्टिव है, उनके करंट है I1 और I2, और उनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास, जो बीच की डिस्टेंस वो हमारे को D दी हुई है। दो पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग वायर है जिनके अंदर करंट I1 और I2, और उनके दोनों के बीच की दूरी D। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, हमारे पास एक ये रहा, एक ये रहा, दो स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट I1, इसके अंदर करंट I2, ठीक है, बीच की डिस्टेंस D, यही होता है। और इसके अंदर जब भी अगर सेम करंट होगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर दोनों अपोजिट करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये बात बताया आपको। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है इसका, B इक्वल म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L, जो कि इनकी लेंथ होती है। ये इनका फॉर्मूला होता है, जो कि हमने आपको उसको अच्छी तरह ड्राइव करवाया हुआ है, अच्छी तरह प्रूफ करवाया हुआ है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपने को क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आया है। इसमें म्यू नोट और 2 पाई और डिस्टेंस D क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो B किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, I1 I2 इंटू दोनों की लेंथ L। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 I2 इंटू L। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारे पास, I1 I2 इंटू L। हो गया ऑप्शन मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसको तो लगा लो इंपॉर्टेंट, वापिस छपेगा ये, वापिस आएगा ये, वापिस आएगा। पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन से, तुम्हारे सीयूटी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन से, वापिस आएगा ये, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। ये वापिस आएगा क्वेश्चन। एक बार और बोल देता हूं मैं, इसमें हमें क्या निकाला, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पे किसके कारण, सर्कुलर लूप ABCD के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये क्वेश्चन से। और इसमें हमें दिया हुआ है ABC जो सेमी सर्कुलर लूप है, उस पर रेजिस्टेंस है 2R, और ADC जो कि मेरे पास सेमी सर्कुलर लूप है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है R। टोटल करंट है 3I जो कि इनपुट हो रही है, और आउटपुट करंट 3I। जितनी करंट इनपुट होगी उतनी ही करंट आउटपुट होगी, ये हमें पता है। और करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें अगर 3I करंट इनपुट है तो 3I करंट ही आउटपुट होनी चाहिए। लेकिन इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी, यहाँ तो 3I है, यहाँ पे भी 3I है, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड होगी करंट। वो कैसे होगी, कौन से वाले वायर के अंदर करंट आई जाएगी और कौन से वाले वायर के अंदर करंट 2I जाएगी। I प्लस 2I करेंगे अपन तो 3I होगा, लेकिन कौन से वाले वायर में ABC में इसमें आई जाएगी, या ADC में 2I जाएगी, या ऊपर 2I जाएगी या नीचे आई जाएगी। ये हमें कैसे मेजर करना है, अगर यहाँ पर 2R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, इसके अंदर करंट जाएगी मेरे पास I, इसके अंदर करंट जाएगी 2I। इतना हुआ काम, चलो ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले ABC लूप लूंगा, फिर ADC लूप लूंगा, और दोनों का जोड़, दोनों का अपन मिक्स करेंगे तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, सर्कुलर लूप। और सर्कुलर लूप बन जाएगा तो उसके अंदर अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। अपना काम यही है। सबसे पहले मैं ABC लूप लूंगा, फिर ADC लूप लूंगा। देखते हैं, इन ABC लूप, इसकी बात करता हूं सबसे पहले मैं। और हमारे को अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड
प्लेन के इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है, वो किस होगा? अगर हमारे पास करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनसाइड, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनसाइड। अगर करंट मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड, ये होता है परपेंडिकुलर इनसाइड। करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपना अंगूठा और एक करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसे? क्लॉकवाइज, इसमें कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ। ये पता है आपको? ठीक है, अपन लेते हैं लूप ए बी सी। इन लूप एबीसी की अगर मैं बात करूं तो एबीसी लूप क्या है? सेमी सर्कुलर लूप है, और हमारे पास सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये होता है पूरे सर्कुलर लूप के लिए। पर हम तो आधे लूप की बात कर रहे हैं, हाफ सर्कुलर लूप ले रहे हैं, तो इसका हाफ करूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और r क्या होती है? उसकी रेडियस होती है, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r। म्यू नॉट आई अपॉन 4 होगा सेमी सर्कुलर लूप के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और सेमी सर्कुलर के लिए होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो हमें लूप के अंदर करंट कितनी दी हुई है? इसके अंदर करंट है मेरे पास, आई करंट है, तो B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 4r, ये हो गया किसका? B1 का। अब बात करूंगा B2 की, म्यू नॉट, इसमें करंट कितनी मेरे पास? करंट 2i इसके अंदर, 2i अपॉन 4r। इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज है, इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज है। जब करंट क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, और जब भी करंट आउटसाइड होगी तो परपेंडिकुलर आउटसाइड। इसके अंदर करंट आएगी मेरे पास इनसाइड, और इसके अंदर आएगी आउटसाइड, तो ये होगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4r आउटसाइड, ये होगा मेरे पास B2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आउटसाइड। ये है B1, B2। दोनों में ज्यादा करंट किस में आएगी? B2 के अंदर, और इसमें करंट है कम, तो B2 माइनस B कर दूं टोटल। अगर मैं टोटल करंट निकालता हूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड B2 माइनस B1, और आउटसाइड आएगा टोटल, क्योंकि आउटसाइड मेरे पास ज्यादा करंट है और इनसाइड मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो B2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और टोटल आउटसाइड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r आउटसाइड। ये आएगा मेरे पास मेन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कौन सा ऑप्शन मेरे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 4r आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हमारे आगे 11th क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, हमारे पास 11th क्वेश्चन है। ए स्क्वायर लूप विद ईच साइड L, ईच साइड क्या है? ईच साइड क्या है मेरे पास? 1 सेंटीमीटर, एंड उसमें करंट है 10 एम्पियर, जो कि मेरे पास कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड है 0.2। बनाते हैं अपन। यह है मेरे पास, इसकी कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसके अंदर? करंट है 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड है 0.2। करंट है 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड है 0.2। आगे हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल ऑफ द टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा मेरे पास? इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है?
टोटल टॉर्क निकालना है मुझे, टोटल टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। टोटल टॉर्क क्या होगा मेरे पास? टॉर्क इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इसको आप सोल्व करना और कल इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। आपने किया होगा इसको, आपका आंसर आएगा 0, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा। आपने 0 किया होगा और आपके आंसर की में इसका आंसर अलग आया होगा, फिर आपने बोला होगा सर आंसर की गलत है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा। आप सोल्व करना और मुझे वापस बताना, इसके आगे अपन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।